बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है आज का हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन या जिसको हम इको भी कहते हैं। इको का मतलब होता है गूंज यानी आवाज। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या मतलब होता है? आवाज का टकरा के वापस आना। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि उसमें लाइट जो है वो टकरा के किस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना, आवाज का टकराना, कि आवाज किस तरह जो है वो टकरा के किसी भी जो है वो ऑब्स्टेकल के साथ जो है वो रिफ्लेक्टर के साथ कैसे वो रिफ्लेक्ट होके तो वापस आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इको भी कहा जाता है, गूंज भी कहा जाता है। यानी जो बात टकरा के वापस आके आपको सुनाई देती है वो गूंज होती है, इसको इको कहते हैं। तो इससे पहले हमने इको जो है इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने अभी पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये कोई ग्लास है, ठीक है, और ये सूरज से इस तरह से लाइट इसमें आती है और आके टकराती है और वापस जो है वो उसी मीडियम में मुड़ जाती है। तो इसको बेसिकली हम कहते थे कि रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि हर एक में से जो है वो लाइट वगैरह गुजर के नहीं जाती। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो इसी तरह जब सूरज की रोशनी ऐसे आएगी, मिरर के साथ टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रही है। इसी तरह हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था कि कैसे जो है वो इंसिडेंट जो वेव्स हैं वो आती हैं और इसी मीडियम में किसी भी सरफेस के साथ टकराने के बाद उसी मीडियम से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ना हो, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, रेज जो है रिफ्लेक्टर नहीं होंगी। अब इस केस में हम अगर देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, कि फर्स्ट कॉलम हमारे पास एक ये दीवार है, ठीक है, उसके सामने बिल्कुल साथ ही हमने टेबल रखा हुआ है। टेबल पे हमने कोई भी दो पाइप जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सेम साइज के, सेम शेप के दो पाइप रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक क्लॉक रख दिया है, ठीक है। क्लॉक से हम क्या सोर्स है हमारा जिससे आवाज पैदा होगी, और यहाँ पे हमारा कान है कि हमने आवाज जैसे सुननी है। अब जब यहाँ से अलार्म को हम ऑन करते हैं या क्लॉक को हम ऑन करते हैं, तो फर्स्ट बार तो यहाँ से आवाज इसके अंदर से गुजर के जाती है, इस दीवार से टकराती है, दोबारा से इस पाइप के अंदर से होकर हमारे कानों तक पहुँचती है। तो ये जब हमारे कानों तक पहुँचेगी यहाँ से टकराने के बाद, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट। तो ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो कि ये इस तरह हो जाए, ये हम पाइप थोड़ा सा इधर कर दें, तो एंगल उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, सेम एंगल नहीं बनेगा, तो तब वो आवाज़ हमें सही सुनाई नहीं देगी, ठीक है। सही आवाज़, बिल्कुल क्लियर आवाज़ तब सुनाई देगी, रिफ्लेक्शन तब होगी या इक्वल तब होगी जब वो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट में आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्शन या इको का जो वर्ड है वो डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। इको इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ है। यूनानी ज़बान के कौन से लफ्ज़ से ये निकला है? इकोस से। और इकोस का मतलब क्या होता है? साउंड, ठीक है। तो बात आपने पहले सबसे याद रखनी है कि इको जो है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इको से निकला है और उसका मतलब होता है साउंड या आवाज़। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, आवाज़ का टकरा के वापस आना। बाउंसिंग बैक होता है टकरा के वापस आना। व्हेन इट स्ट्राइक, जब ये टकराती है अ हार्ड सरफेस, किसी भी सख्त सरफेस या सतह के साथ, लाइक वॉल्स, दीवार हो गई, कोई भी मेटल शीट, लोहे की शीट होगी, पॉलीवुड, पॉलीवुड मतलब ये इमारती सामान जिसे हम बनाते हैं, इमारतें वगैरह, इस कार्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहा जाता है। तो इको की डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि आवाज़ का टकरा के वापस आना किसी भी
हार्ड सरफेस से इको कहलाता है। अब इको जो है वो किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकती है उसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। बॉटम ऑफ वेल, कुएं का बॉटम यानी उसके नीचे वाली सतह, बिल्कुल खाली एक कुआं है, तब जब उसके नीचे खड़े होंगे वहाँ पे आप बोलेंगे, आवाज़ ऊंची करेंगे तो उससे आपको वही आवाज़ अपनी दोबारा सुनाई देगी, उससे भी इको प्रोड्यूस होगी, रिफ्लेक्शन होगी। बाय अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर जब बिल्कुल खाली बिल्डिंग है उससे में भी जब आप बोलेंगे तो वो आवाज़ टकरा के वापस आएगी दीवारों से और आपको दोबारा सुनाई देगी, उससे भी इको प्रोड्यूस होगी। बाय द वॉल्स ऑफ इनक्लोज रूम, इनक्लोज रूम का मतलब है कि बंद कमरे की दीवारों के साथ, और एम्प्टी रूम या खाली कमरा यानी बिल्कुल खाली कमरा है, बिल्कुल बंद कमरा है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो जब आप बोलते हैं तो आपको वही आवाज़ अपनी दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रही है, उससे इको प्रोड्यूस हो रही है, गूंज पैदा हो रही है। अब कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास जिनको फुलफिल होना ज़रूरी है इको को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो इको जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, आवाज़ हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से इको को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है इको को प्रोड्यूस करवाने के लिए। यानी अगर आपने साउंड की रिफ्लेक्शन या इको बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई दे तो उनके लिए ये हमारे पास 7 कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई तो वो हमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, उससे इको जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। पहली कंडीशन है हमारे पास टाइम, कि टाइम जो है वो मस्त 0.1 सेकेंड होना चाहिए, कि 0.1 सेकेंड के दौरान जो आवाज़ टकरा के वापस आती है और हमें सुनाई देती है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। कम या ज़्यादा अगर टाइम हो जाए तो उससे भी इको प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई ना दे। तो फर्स्ट कर लें हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक पर्सन या आदमी खड़ा है या सोर्स ऑफ साउंड है कि जिससे आवाज़ जो है वो पैदा हो रही है, ये एक दीवार है, ठीक है। यहाँ से जब वो आदमी बोलेगा या साउंड प्रोड्यूस होगी तो यहाँ से जाके टकरा के वापस आने के लिए उसको 0.1 सेकेंड लगेगा। इस टाइम के अंदर अंदर वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देगी तो वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की स्पीड कितनी होनी चाहिए इको को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो मोस्टली उसकी स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड होती है। इस टाइम के कम ज़्यादा भी स्पीड हो सकती है, लेकिन इस स्पीड के साथ अगर आवाज़ जो है वो जाके टकरा के वापस आती है तो वो हमें ज़्यादा क्लियर जो है वो सुनाई देती है। अब तीसरा पॉइंट आ गया उसका डिस्टेंस, कि कितने फासले पर वो आदमी खड़ा हो या वो सोर्स हो कि वो हमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। यानी अगर यहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है, यहाँ से 340 की स्पीड के साथ जाके वापस 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर आपको सुनाई दे रही है, तो सामने को कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए कि वो आवाज़ जो है वो बिल्कुल उसको सही सुनाई दे या उससे इको जो है वो प्रोड्यूस हो। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। फार्मूला हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वी क्या है, स्पीड, एस डिस्टेंस और टी टाइम। यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो ये टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, यानी डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें बता दी है 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 0.1 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.0 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 34 मीटर के फासले पर अगर वो आदमी या सोर्स को रखा जाए तो वो आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी। अब ये जो 34 डिस्टेंस है ये आवाज़ के जाने और जाके टकरा के वापस आने दोनों का टोटल डिस्टेंस है। अगर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कि कितने, सिर्फ जाने का कैलकुलेट करना है कि कितने फासले पर वो आदमी खड़ा हो और आवाज़ जाके उसके साथ टकराए, तो वो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड, आवाज़ का जो सोर्स है, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस या जिस सतह के साथ वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, शुड बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी अगर टोटल 34 है तो इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 मीटर आ जाएगा। यानी उस आदमी को या उस सोर्स को
17 मीटर के फासले पर अगर वो खड़ा कर दिया जाए तो आवाज़ जो है वो जाएगी और टकराएगी वहाँ पे, जब अगर वो कहाँ पे खड़ा होगा 17 मीटर के डिस्टेंस पे। और दोबारा जब टकरा के वापस आएगी उसी मीडियम में तो फिर डिस्टेंस उसका 17 मीटर होगा। तो टोटल 17 और 17 मिलके कितना डिस्टेंस हो जाएगा 34 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए। सोर्स को या पर्सन को 34 के डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए अगर उसकी स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 0.1 सेकेंड है। उससे इको अगर टाइम कम ज़्यादा हो जाए या स्पीड कम ज़्यादा हो जाए तो उससे उस इको पे फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है वो आवाज़ आपको बिल्कुल मध्यम सुनाई दे या वो इको आपको सुनाई ही ना दे। तो इस वजह से ये इन फैक्टर का उस पर असर ज़रूर पड़ेगा आवाज़ पे। इंटेंसिटी और लाउडनेस, यानी लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है वो आवाज़ की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। यानी आवाज़ इतनी मध्यम नहीं होनी चाहिए, इतनी कम इंटेंसिटी की नहीं होनी चाहिए, या उसकी लाउडनेस इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आवाज़ आपको सुनाई ही ना दे। आपने जब बोलना है तो इतनी इंटेंसिटी की साउंड हो, इतनी लाउडनेस हो कि और इको जो है वो उससे प्रोड्यूस हो जाए, वो आपको आवाज़ सही क्लियर सुनाई दे। आगे है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी ऑब्स्टेकल या रिफ्लेक्टर, यानी वो जो रिफ्लेक्टर रुकावट रखी हुई है या रिफ्लेक्टर है जिससे वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसका साइज में भी लार्जर देन, बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ वेव्स इंसिडेंट साउंड, यानी जो साउंड इंसिडेंट कर रही है उसकी वेवलेंथ से उस रिफ्लेक्टर या उस रुकावट का साइज बड़ा होना चाहिए। क्या मुराद है कि फर्स्ट कर लो इस तरह साउंड आ रही है, साउंड की वेव्स है, ठीक है, तो ये और ये इसकी वेवलेंथ का साइज इतना है, तो इतने साइज से बड़ा साइज होना चाहिए उस रुकावट का जो हमने रखी हुई है इको को प्रोड्यूस करवाने के लिए। यानी अगर हमारे पास दीवार है, ये दीवार का साइज इस वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए जिस वेवलेंथ के साथ साउंड जो है वो उसकी वेव्स आ रही हैं। अगर उसका साइज रिफ्लेक्टर का या उस रुकावट का साइज उनकी वेवलेंथ से कम हो जाए तो फिर भी इको आपको सुनाई नहीं देगी। यानी अगर यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं तो जो रुकावट रखी हुई है उनका जो जितना वेवलेंथ से वो आ रही है उसका साइज उसका लार्जर साइज होना चाहिए उस रुकावट का। आगे पीसफुल एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, यानी पीसफुल बिल्कुल पुरअमन, क्वाइट खामोश माहौल होना चाहिए, यानी बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। पुरअमन माहौल होगा तो इको प्रोड्यूस होगी। अगर आवाज़ें आ रही होगी आवाज़ की या शोर हो रहा होगा तो उससे इको प्रोड्यूस नहीं होगी। शार्ट ड्यूरेशन, यानी टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए आपकी साउंड का, यानी आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है मे नॉट मिक्स ओवरलैप विद इको, यानी इतनी आपकी ओरिजिनल आवाज़ होनी चाहिए, इतना उसका टाइम या ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए कि वो मिक्स ना हो सके इको के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कोई जुमला बोलते हैं या बहुत ज़्यादा कोई लंबी बात करते हैं या ज़्यादा ड्यूरेशन के साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका ओवरलैप या मिक्स होने का खतरा होता है इको के साथ। यानी जब उससे इको प्रोड्यूस होती है, जो ओरिजिनल साउंड होती हैं दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं और उससे भी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं देती। तो इसलिए उस साउंड का जिससे या जो आवाज़ पैदा किससे करवा रहे हैं उसका ड्यूरेशन कम होना चाहिए, बिल्कुल खामोश और पीसफुल एनवायरनमेंट माहौल होना चाहिए, और उस रुकावट जो हमने उसके रास्ते में रखी हुई है उसका साइज बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट साउंड से। उसके अलावा इंटेंसिटी या लाउडनेस आवाज़ की बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि इको आपको क्लियर सुनाई दे सके। और कितने डिस्टेंस पे सोर्स को आपने रखना है जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है, 17 मीटर के फासले पर, ठीक है, ये सिर्फ जाने का है डिस्टेंस। तो टकरा के जब वापस आएगा तो 17 और 17 प्लस होके तो टोटल 34 डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड अगर आपकी 340 मीटर पर सेकेंड है तो तब इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो उस लिहाज से आप डिस्टेंस को भी चेंज करेंगे। और टाइम कितना लगता है इको को प्रोड्यूस करवाने के लिए 0.1 सेकेंड, यानी इस सेकेंड टाइम के दौरान जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, उससे इको बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको या गूंज।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।